नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द IR शो में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इंडिया रशिया रिलेशनशिप के ऊपर और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे इस मुद्दे पे कि क्या भारत का मित्र रशिया अब नहीं रहा या भारत और रशिया में अब जो संबंध है उनमें दरार आ चुकी है। दोस्तों, ये जो मुद्दा है ये दोबारा चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि इस समय एक प्रोजेक्ट है जिसको पाकिस्तान गैस स्ट्रीम पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। वो प्रोजेक्ट जो है वो रशिया और पाकिस्तान के बीच में 2015 से उस पर बात चल रही थी, लेकिन उसके बाद जो है अब ये जाके जो है फाइनलाइज हो गया है और 28 मई 2021 को जो है रशिया और पाकिस्तान के बीच में जो है ये डील हो चुकी है। अगर इस डील की बात करें दोस्तों, तो ये जो डील है ये आपकी 1100 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाएगा रशिया, जिसकी जो कॉस्ट आनी है वो 2.4 बिलियन डॉलर्स की आनी है, जिसका मैक्सिमम जो है खर्चा रशिया ही उठाएगा। साथ ही साथ इससे जो है पाकिस्तान को हर साल 12.4 क्यूबिक फिट जो है एनुअली जो है वो बिलियन, सॉरी यहाँ पे दोस्तों 12.4 बिलियन क्यूबिक फिट रहेगा गैस जो है वो मिलेगी हर साल पाकिस्तान को। लेकिन दोस्तों, इस गैस को प्राप्त करने के लिए, इतनी गैस को प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान को हर साल 2.45 बिलियन डॉलर्स, यानी अगर इंडियन रुपीज़ में कहें तो लगभग 20,000 करोड़ के आसपास में जो है उसको इतना रशिया को हर साल देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, अब मुद्दे की बात यही है कि ये बहुत से देश यही सोच रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट की वायबिलिटी रशिया को दिखी कहाँ से, आखिर इस प्रोजेक्ट में उसको क्या लाभ दिखा। क्योंकि दोस्तों, आप लोग भी जानते ही हैं कि जो पाकिस्तान है उसके पास उसकी जो इकनॉमी है कितनी ज़्यादा गिरी हुई है और इस समय उसको चाइना ने जो सीपेक के तहत जो उसका जो प्रोजेक्ट चल रहा है सीपेक के तहत, उसके तहत भी उसको लोन देने से इस समय जो है मना कर दिया है। और कुछ समय पहले की ही बात है जब सऊदी ने अपना जब 1 बिलियन डॉलर का जब लोन उससे वापस मांगा था, तो उस 1 बिलियन को चुकाने के लिए उसने चाइना से ही लोन लिया था। तो दोस्तों, अब ये 2.45 बिलियन ये कहाँ से देगा, तो ये तो खुद एक समझने वाली बात थी। लेकिन रशिया ने फिर भी समझौता किया। अब क्या सोच के किया, हो सकता है रशिया का कोई लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हो जो उसको लग रहा है कि सर्व होगा, तो इसलिए जो है रशिया ने पाकिस्तान के साथ ये जो है प्रोजेक्ट कर लिया। हालांकि इस प्रोजेक्ट के लिए भारत ने कई बार आपत्ति दर्ज की थी और भारत ने एक तरीके से इनको सचेत भी किया था कि आप ऐसा जो है काम पाकिस्तान के साथ ना करिए, क्योंकि पाकिस्तान एक तो रिलायबल कंट्री नहीं है और दूसरा उसकी बात वो इकोनॉमिकली भी जो है वाइबल नहीं है। हालांकि पाकिस्तान के लिए भारत की जो सलाह थी उसको नहीं माना रशिया ने, और रशिया ने जो है इस डील को कर लिया। आप यहाँ जो स्क्रीन पे आर्टिकल है उसको भी देख ही सकते हैं कि जो है फाइनली ये देखिए 28 मई का आर्टिकल है रूटर्स का कि डील जो है वो साइन हो गई। यहाँ नीचे जो रेड में लाइन कर रखी है मैंने, इस पर देखिए यहाँ पे कंफर्म हो चुकी है। तो ये तो था दोस्तों प्रोजेक्ट। इसी प्रोजेक्ट के होने के बाद से ही जो है ये फिर से जो है जियोपॉलिटिकल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे फिर से बात पे चर्चा का मुद्दा बन गई है और भारत में जो भी डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनके बीच में फिर से बात चलने लगी कि क्या जो रशिया है, इज़ रशिया स्टिल द बेनिफिशियल और द बिलीवेबल पार्टनर ऑफ इंडिया। तो अब ये बात है फिर से चलने लगी, तो इसके बाद ही जो है अब इस पर फिर से एनालिसिस होने लगा कि क्या सही में अब रशिया पे भारत उतना भरोसा कर सकता है जितना पहले करता था। तो बेसिकली देखिए, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हमारे देश में बहुत से लोग जो हैं बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं रशिया के मुद्दे के लिए कि नहीं, रशिया तो हमारा बहुत पुराना दोस्त है, मित्र है, भाई है, वो तो ये किया उसने 1971 में हमारे लिए लड़ा, ये किया वो किया, शिप भेजी, तो फ्रेंडशिप ट्रीटी थी। तो दोस्तों, सब बातें सही हैं आपकी, लेकिन कभी उसकी वजह में आप जाइए कि ऐसा क्यों था। भारत ने शुरू से नैम को फॉलो किया, लेकिन नैम को फॉलो करने के बावजूद उसने यूएसएसआर का हाथ थामा, और यूएसएसआर का जब उसने हाथ थामा तो जाहिर सी बात है उसकी यूएसए से तो नहीं पटने वाली थी। तो यूएसए ने क्या किया कि फिर पाकिस्तान का हाथ थाम लिया, क्योंकि वो जानता था भारत को टैकल करना है तो पाकिस्तान को साथ में ले लो। तो इस वजह से यूएसएसआर जो है वो भारत के साथ था, ना कि इस वजह से जो है कि वो भारत के साथ देना ही चाहता था। क्योंकि अगर दोस्तों ऐसा ही रहता तो 1992 में जब आपका यूएसएसआर का जब कंप्लीट जो है इसका डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो उसके बाद भारत को जो क्रायोजेनिक जो टेक्नोलॉजी चाहिए थी वो यूएसए के ही कहने पे यूएसएसआर ने देने से मना कर दी थी। जब 1994 और 1995 के पास जब आसपास जब भारत ने जो उस समय जो ये आपका रशिया था उससे जब
क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी की डिमांड की, तो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को देने से यूएसए के कहने पे रशिया ने मना कर दिया। तो आप इसी बात से समझ सकते हैं कि रशिया का कितना ज़्यादा एक कल्याण की भावना, चाहे कितनी ज़्यादा एक फ्रेंडशिप की भावना थी। इसके बाद अगर कुछ और रीजंस को देखा जाए जिनके बाद ये कहा जा सकता है कि हाँ, इंडिया और रशिया के बीच में जो है जो दोस्ती है उसमें कुछ दरार आई है या दोनों के बीच में कुछ दूरियों को देखा जा सकता है, तो उसके पीछे जो कुछ रीजंस हैं उनमें एक रीज़न तो देखिए ये है कि रशिया की जो डिपेंडेंस बढ़ी है चाइना के ऊपर। क्योंकि दोस्तों ये कई मायनों में जो है कई कारणों से बढ़ी है। पहला तो ये कि आप समझ ही सकते हैं कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस वगैरह लगने के बाद रशिया अकेला पड़ गया था, तो चाइना ने उसको एक बिग पार्टनर के रूप में जो है उसकी इकनॉमी को काफ़ी बूस्ट दिया, क्योंकि चाइना का जो ट्रेड है वो भी बहुत ज़्यादा है रशिया के साथ में। वो करीबन 130 से 135 बिलियन डॉलर के आसपास में है, जबकि भारत का जो है वो 30 बिलियन डॉलर के आसपास में है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त ये ट्रेड पार्टनर है रशिया जो है वो चाइना के लिए, और चाइना जो है रशिया के लिए। तो इसलिए दोनों के बीच में नज़दीकी आना ज़रूरी था, और साथ ही साथ आप समझ सकते हैं दोनों का कॉमन एनिमी है यूएसए। और तीसरी बात यह है कि दोनों में डिफेंस टाइज जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अभी बहुत जल्दी ही जो है वो दोनों के बीच में जो है आप खबरों में था कि दोनों जो है वो सबमरीन की जो है स्टेल्थ सबमरीन जो है उसकी टेक्नोलॉजी को लेके जो है वो रशिया और चाइना के बीच में जो है एग्रीमेंट होने वाला है। तो इसके कारण आप समझ सकते हैं कि दोनों के बीच में संबंध बहुत मजबूत हुए। तो अगर चाइना से कहीं ना कहीं संबंध मजबूत होगा तो देखिए भारत तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे पड़ेगा ही, इसलिए क्योंकि आप समझते ही हैं कि इस समय चाइना अगर एशिया में अगर किसी को अपनी टक्कर का मान रहा है तो वो इंडिया है। तो वो इंडिया को अंडरमाइन तो करना ही चाहेगा जो वो रशिया के माध्यम से कर रहा है। दूसरी बात देख सकते हैं कि जो वेस्टर्न नेशंस के सैंक्शंस हैं रशिया के ऊपर और काटसा, तो सैंक्शंस की बात मैं बता ही चुका हूँ आपको, अब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन काटसा को आप जान लीजिए, काटसा यूएसए का एक एक्ट है जो कि इसीलिए लाया गया था कि जो भी कोई भी देश जो रशिया से जो है डिफेंस डील कर रहे हैं उनके ऊपर सैंक्शंस लगाना। तो इसीलिए काटसा लाया गया था। इसका जो फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट, इसी को काटसा कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो इसको ये लाया गया था। अब देखिए इसके लिए तो कहा जा रहा है कि भारत के ऊपर भी तलवार इस चीज़ चल रही है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि S-400 जो है भारत वो लेने वाला है, और जिसकी जो डिलीवरी 20 साल की मानी जा रही है कि हो जाएगी। तो इसलिए अब भारत में माना जा रहा है कि देखिए इस पर सैंक्शंस लगाते हैं भारत पे कि नहीं लगाते हैं काट सकते हैं, जो कि दोस्तों थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि अमेरिका इस समय भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाएगा ये बहुत मुश्किल सी नामुमकिन सी बात है, क्योंकि जो इस समय जियोपॉलिटिकल गेम में जो भारत की जो कंडीशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और भारत काफ़ी एडवांटेजेस इस स्टेज में है जहां उसको काफ़ी बेनिफिट होना है। तो इसलिए इस समय भारत का जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इस समय अमेरिका सैंक्शंस लगाने की भूल करेगा और अपने खुद के एक बहुत ज़बरदस्त जो उसका सपोर्टिंग पार्टनर है उसको कमज़ोर करेगा, ऐसा तो लगभग मुश्किल लगता है। तीसरी की अगर रीज़न की बात की जाए तो इंक्रीजिंग रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। आपको मैं बता ही चुका हूँ कि पाकिस्तान के साथ कैसे जो है रशिया के रिलेशनशिप बढ़ते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले उसने ऑटोमेटिक जो गन है उसको भी बेचने की डील चर्चा में आ रही थी। एक्सरसाइज है दुरुस्बा करके वो 5 सालों से वो कर ही रहा है पाकिस्तान के साथ। इसके अलावा फ्रेंडशिप एक्सरसाइज पिछले साल 2020 में की रशिया ने। तो रशिया जो है लगातार अपना जो है इसके साथ अपने स्ट्रेटेजिक टाइज को बढ़ा रहा है। साथ ही साथ अभी पाकिस्तान के साथ जो अभी पाकिस्तान गैस स्ट्रीम पाइपलाइन जो प्रोजेक्ट है उसके लिए डील साइन हो ही गई है 28 मई को। तो आप इससे समझ ही सकते हैं। चौथा अगर रीज़न है तो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया रिमार्क। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले जब रशियन फॉरेन मिनिस्टर जब अपनी विजिट पे थे तो उनसे जब एक पत्रकार ने जब इंडो पैसिफिक टर्म के बारे में पूछा तो उन्होंने इस पर बड़ी आपत्ति अपनी दर्ज की, और इन्होंने कहा कि आप इंडो पैसिफिक क्यों कह रहे हैं, ये एशिया पैसिफिक है। जब आप इंडो पैसिफिक कहते हैं तो आप किसी एक कंट्री को जो है इनसर्किल करने का काम करते हैं, और यहाँ पे किसी एक कंट्री से उनका मतलब जो था वो चाइना से था। तो इसीलिए दोस्तों जो है ये अब माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारत और इनके बीच में खटास तो आ ही गई है। और आपको याद होगा कि जिस समय एंटी चाइना सेंटिमेंट चल रहे थे भारत में गलवान वैली के बाद में, तो इनके ही फॉरेन मिनिस्टर ने एक दो बार कहा था कि जो भारत है उसको जो यूएस और वेस्टर्न नेशन है उनकी कठपुतली की तरह जो है व्यवहार नहीं करना चाहिए था। जिसके ऊपर जो है भारत ने अपना स्ट्रॉन्ग अपोजिशन जो है रजिस्टर किया था, जो रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री है।
तो इन सब चीज़ों को देखते ही हुए कहीं न कहीं लगता है कि अब जो है भारत और रशिया के बीच में थोड़ी बहुत तो दरार आई ही आई है। साथ ही साथ आप जो इंडिया के जो ग्रोइंग क्लोजनेस है यूएसए और फ्रांस और इजराइल के साथ, यूएसए के साथ तो देखिए हम लोग बात कर ही चुके हैं। अब फ्रांस और इजराइल की अगर बात करें तो देखिए डिफेंस पार्टनर के रूप में फ्रांस और इजराइल ने जो है भारत की बहुत मदद की है, क्योंकि ये वो देश हैं जो भारत को अपना डिफेंस इक्विपमेंट भी बेचना चाहते हैं। साथ ही वो भारत को ये एश्योरेंस भी दे सकते हैं कि वो उस हथियार को जो है वो किसी और देश को जो है ऐसे किसी देश को नहीं भेजेंगे जिसके साथ भारत की अपनी जो है एक एनिमी का जो है बिहेवियर है या उसके जो इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं ये भारत को एश्योरेंस दे सकते हैं, इसीलिए भारत ने अब इनसे अपने जो डिफेंस के जो इम्पोर्ट हैं उनको बढ़ाया है। और इसका नुकसान हुआ है रशिया को, क्योंकि रशिया का जो इम्पोर्ट है वो 65% पे आ गया है भारत के लिए। और साथ ही साथ इसमें मेक इन इंडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है। भारत अब चाह रहा है कि भारत कुछ ही सालों में वो डिफेंस एक्सपोर्टर भी बन जाए और डिफेंस के जो सामान है उसके मामले में आत्मनिर्भर भी हो जाए। तो इसका आप सबसे अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं तेजस विमानों को, जिसको कितने अच्छे से डेवलप किया गया हमारे वैज्ञानिकों द्वारा। और इसका एक MK1 वर्जन और MK2 वर्जन जो कि बहुत एडवांस्ड है, काफ़ी अच्छी इसने जो है विश्व में जो है प्रशंसा बटोरी है। साथ ही साथ इन्हीं का जो एक एमका प्रोजेक्ट है जो कि तेजस का है 5th जनरेशन वर्जन माना जा रहा है, उसके ऊपर भी भारत सरकार काम कर रही। तो इन सब चीज़ों से भी कहीं ना कहीं हमारी डिपेंडेंस रशिया के ऊपर कम हुई है, जिसने इन टर्म जो है कहीं ना कहीं रशिया को ये एहसास कराया है कि भारत का जो है वो उतना प्रॉफिटेबल रहना उसके साथ नहीं रह गया जितना पहले प्रॉफिटेबल था। और ये एक्सरसाइज की बात मैं कर ही चुका हूँ, ध्रुजबा एक्सरसाइज और फ्रेंडशिप एक्सरसाइज। तो अब अगर हम लोग अपने टॉपिक के अगर क्वेश्चन पे पहुँचें कि क्या भारत जो है अब या रशिया जो है भारत का अभी भी मित्र है या नहीं है, तो इसका सिंपल सा देखिए आंसर यही है कि देखिए अभी तो ऐसा कुछ नहीं है कि भारत का जो है वो दोस्त नहीं है। कोविड-19 के केस में अभी जो सेकेंड वेव आई है उसमें रशिया ने किस तरीके से मदद की, तो उससे क्लियर है कि भारत का फ्रेंड तो है ही है, जिसके लिए उसने स्लोगन भी लिखा था, फ्रेंड इज नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड, यानी मित्र वही जो आपकी ज़रूरत में काम आए या आवश्यकता में काम आए या समय पे काम आए। तो जिसका मतलब ये है कि रशिया कहीं ना कहीं अभी भी ये मैसेज सेंड करना चाहता है कि रशिया एंड इंडिया आर द बेस्ट फ्रेंड्स। तो ये अभी नहीं कहा जा सकता फिलहाल के सिनेरियो में कि हमें ये रशिया और जो भारत है ये दोस्त नहीं है या रशिया जो है भारत का मित्र नहीं रहा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जियोपॉलिटिकल कंडीशन आगे क्या रहेगी इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि फ्रेंडशिप कैसे रहेगी। क्योंकि अमेरिका के एक बहुत बड़े डिप्लोमेट और इनके पॉलिटिशियन थे हेनरी किसिंगर, जिन्होंने वियतनाम वॉर से यूएसए को बाहर निकाला था। तो इनको माना जाता है, इन्होंने एक कोट किया था अपना कि अमेरिका हैज़ नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज ओनली इंटरेस्ट। ये कहा तो इन्होंने अमेरिका के लिए था, लेकिन आज के अगर सिनेरियो में आप देखेंगे तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। कोई भी देश हो, भारत ही क्यों ना हो, आज उसके जो भी रिलेशन है किसी देश के साथ वो उसके अपने नेशनल इंटरेस्ट पे ही टिके हुए हैं। जयशंकर भी इस बात को कह चुके हैं कि इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी बेस्ड ऑन टोटली इंडियाज़ नेशनल इंटरेस्ट एंड नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो कहीं ना कहीं अब ये बात सच ही है कि किसी भी देश के जो अब जो इंटरेस्ट है ना उसका कोई परमानेंट फ्रेंड है ना कोई एनिमी है। क्योंकि दोस्तों जो आपके जो जियो पॉलिटिकल में जो आपके जो इंटरेस्ट होते हैं, आपके नेशंस के जो इंटरेस्ट होते हैं, वही आपके जो है चीज़ों को बनाते बिगाड़ते हैं। आप चाइना और रशिया का उदाहरण ले सकते हैं। 1960s और 70s में जो है चाइना ने अपने जो बॉर्डर डिस्प्यूट थे उसको जो है रशिया के साथ सारा रिजॉल्व कर लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अपने लॉन्गर जो इंटरेस्ट थे वो उसके साथ इन्वॉल्व थे और वो जानता था कहीं ना कहीं वो उसके लिए अच्छा पार्टनर भी आगे बनेगा। और दूसरी बात ये है कि आप जर्मनी, जापान, यूरोपियन यूनियन को देख सकते हैं। जर्मनी, जापान, यूरोपियन जहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर में जहाँ एक दूसरे के दुश्मन थे, वहीं वर्ल्ड वॉर सेकंड जब समाप्त हुई तो उसके बाद जर्मनी जो है यूरोपियन यूनियन में शामिल हो गया। जापान आज आप देख सकते हैं यूरोपियन यूनियन, जर्मनी से उसके अच्छे खासे ट्रेडिंग संबंध हैं। तो ये जो आपके संबंध होते हैं वो आपके नेशनल इंटरेस्ट पे ही डिपेंड करते हैं कि वो कैसे हैं। उसी के अनुसार जो है आपके जो संबंध होते हैं वो आगे बेहतर होते हैं और आगे ही बनते हैं और बिगड़ते भी हैं। तो इसीलिए जो ये इन्होंने बात कही थी कि सिंगर जी ने, वो एकदम सही थी। ये आपके जो नेशनल इंटरेस्ट ही जो हैं, जो आपके रशिया और इंडिया के जो है अगर आगे अच्छे बने रहे तो इनकी दोस्ती भी बनी रहेगी, अदरवाइज़ जो इन लोग की जो रिलेशनशिप है वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होगी। तो दोस्तों ये वीडियो जो है थोड़ा-सा लंबा हो गया था, फिर भी जो है इसको समझाना ज़रूरी था, इसलिए इतना लंबा करना ज़रूरी था। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को,
शेयर करिए वीडियोज़ और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोग को फ्यूचर नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।